कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आप लोगों का फिजिक्स का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, इस उम्मीद के साथ हम लोग सॉल्यूशंस को देखने जा रहे हैं कि क्या एमसीक्यूज़ में आपने किया है। तो फटाफट जो है अपने अपने क्वेश्चंस को लेकर बैठ जाइए इस वीडियो के साथ और मैच कर लीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आइए देखते हैं जैक द्वारा संचालित इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस में जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ आज उसका सॉल्यूशंस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। मैंने बहुत सारे वीडियोस में एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताया है। उम्मीद है इसे तो आपने गलत नहीं किया होगा। मैंने पहले भी कहा है कि अगर डायमेंशन आपको याद नहीं हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, उसका फॉर्मूला याद रखना होता है। और ये तो फिजिक्स का बड़ा बेसिक सा फार्मूला है। कूलम्स लॉ की जो फार्मूला है उसमें हम लोग क्या पढ़े, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 4 पाई तो कांस्टेंट है, F के लिए हम लोग डायमेंशन लेंगे mLt का पावर -2। यहाँ पर देखो चार्ज के लिए AT, तो चूंकि Q1 Q2 दो बार है इसलिए होल स्क्वायर लिख देंगे, R के लिए L तो L का पावर 2। अभी आप यहाँ पर देखो m है, ऊपर जाएगा तो m का पावर -1 हो जाता है, L स्क्वायर और L क्यूब होगा, ऊपर जाएगा तो L का पावर -3, फिर यहाँ पे देखो t का पावर -2, a का पावर 2 और t का पावर 2, राइट। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर t का पावर 2 हो जाएगा, t का पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो t का पावर 2। अभी आप देखो फाइनली क्या हो जाएगा, m का पावर -1, L का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर 2। तो ये ऑप्शन जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज कितना होगा, m का पावर -1, L का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 2। आप लोगों को याद भी होगा तो फटाफट आपने जो है इसका करेक्ट कर लिया होगा, उम्मीद है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैच करिए, आप देखिए कि कितना आपका करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है अगर उसकी बात करें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंपल सा जो उसका बेसिक्स फार्मूला है गॉस लॉ का वही है, हमारा स्टेटमेंट से रिलेटेड है। आपने देखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस लॉ में, तो इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, आपने करेक्ट किया है ऐसा उम्मीद है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन चारों ऑप्शन में अगर देखिए कौन सा करेक्ट है तो 5E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये दो क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम्स ऑफ चार्ज इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 कूलम ऑफ चार्ज की बात कर रहा है। हमने पहले भी कहा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछना है, राइट। तो इससे हमने प्रैक्टिस भी आपको कराया था, बहुत सारे जो एमसीक्यूज के वीडियोस थे उसमें भी ये था ही। तो यहाँ पर देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू NE, ये आपको पता है। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2 कूलम, Q के जगह में 2, n का वैल्यू निकालना है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1.6 है तो ऊपर हो जाएगा 20 बाई 16, ऊपर चला गया तो 10 टू द पावर 19। 4 चौके 16, 4 पचे 20। अब देखो 4 एक 4, 5 है, ठीक है 10 हो जा रहा है, 4 दूनी 8, 9 10, 4 पचे 20, तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19 है। तो आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर जो है हम लोगों को ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, एंड दैट इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां पर देखिए क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स
ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ, इट्स कैपेसिटी क्या होगी? तो हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r s बाय d है। यहाँ पे कह रहा है कि d डैश जो है वो कितना हो रहा है d by 2 इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ। d डैश की जो वैल्यू है वो d by 2 हो जाए तो कैपेसिटेंस C डैश का वैल्यू जो है वो कितना होगा? तो C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r s बटा हो जाएगा हमारा d by 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r s बटा d, और ये 2 हमारा यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पर आप देखो जो पहले कैपेसिटेंस थी वह क्या हो जा रहा है? दोगुना हो रहा है। तो आंसर जो है आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो if the distance between two plates of a parallel plate capacitor is half, its capacity increases 2 times। तो increases 2 times, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां पे देखो क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर का क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो है इसकी वैल्यू चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर क्या होती है? 0 होती है। एक रिलेशन आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। अभी E का वैल्यू 0 है तो इज इक्वल टू dV बाई dx हम लोग लिख सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब चेंज इन पोटेंशियल 0 एक ही शर्त पे होगा जब V इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल of an electric dipole vary with distance r। r के साथ अगर ये वैरी कर रहा है तो क्या होगा? यहां पर देखिए सिंपल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p बाई r क्यूब। यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है अगर हम लोग एक्सियल लाइन की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p बाई क्या होता है? r क्यूब। और अगर यहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई r स्क्वायर होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल की हम लोग बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई r स्क्वायर होता है। तो चूंकि यहां पर देखिए किसी भी ऑप्शन में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू जो है, ठीक है, वो 0 नहीं दिया गया है। यहां पर देखिए आपका जो वैल्यू है वो किसी में 0 नहीं दिया गया, और हम लोग जानते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो है पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 0। इसीलिए हमने यहाँ पर एक्सियल का लिया है। इसमें हम लोग एक्सियल का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू जो है कहीं पे 0 नहीं है, यानी कि हम लोगों को किसका वैल्यू लेना होगा? एक्सियल लाइन का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विथ डिस्टेंस r as। तो एक्सियल लाइन पे हम लोग देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p बाई r क्यूब होता है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? r स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर जो है हम लोगों को कहां पर मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं कि 1/r क्यूब एंड 1/r स्क्वायर है, और यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसे तो शायद ही किसी ने गलत किया होगा। किरचॉफ्स लूप रूल इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो किरचॉफ्स लॉ का वीडियोस भी बना हुआ था, उसमें भी डिटेल में हमने बताया है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमने इसका एक्सरसाइज करा था। किरचॉफ्स के 2 रूल हैं, एक किरचॉफ्स पॉइंट रूल और दूसरा किरचॉफ्स लूप रूल। किरचॉफ्स पॉइंट रूल जो है वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर,
और किरचॉफ्स लूप रूल जो है, जैसा कि इसमें पूछा गया है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह क्या है, ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2 into 10 to the power minus 4 meter per second in electric field of 2.1 into 10 to the power minus 10 volt per meter. Its mobility is, कल ही हमने मोबिलिटी के लिए एक वीडियो जो है आपको बना के दिया था, कहा था कि यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है वो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल आ गया, मोबिलिटी इज इक्वल टू, हमने कहा था कि फॉर्मूला जरूर याद रखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, म्यू इज इक्वल टू Vd बाई E। अभी आप देखो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मालूम है 4.2 into 10 to the power minus 4 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2.1 into 10 to the power minus 10। तो 21 दूना 42 हो जाएगा, ये सीधा 2 आप लिख सकते हो, तो ये हो गया 2 into 10 to the power, यहाँ पर आप देख रहे हो -4 है और ये चला जाएगा ऊपर तो +10, तो 2 into 10 to the power 6 होगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि 2 into 10 to the power 6 है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड आपका जो यूनिट है मोबिलिटी का वो भी करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शंस में तो आप देख रहे हैं 0.5 से शुरू हो रहा है, 1 और 3 में तो होगा नहीं, और 4 में अगर हम लोग देख रहे हैं तो 4 में जो है आपका पावर माइनस दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वो गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा 2 into 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। द मैग्नेटिक फोर्स F ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय। तो आप जानते हो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स F इज इक्वल टू होता है ILB sin थीटा। इसी को वेक्टर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो I इंटू हम लोग L क्रॉस B लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हम लोगों को ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पर देखो, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स carries a current of 3.2 ampere. The magnetic field at the center of the coil जो है ये कितना होगा ये पूछा गया है। मैंने बताया था कि ये न्यूमेरिकल जो है आपका कंफर्म आने वाला है। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे थे तो ये न्यूमेरिकल जो है सेम टू सेम जो है हम लोग वहां पर ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल जो है इसके लिए अगर फार्मूला पे जाएं तो B का वैल्यू जो है μ0/4 पाई 2 पाई NI बाई R होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए B का वैल्यू जो है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल क्या होता है, तो μ0/4 पाई इंटू 2 पाई NI बटा R, ये फॉर्मूला है। तो μ0/4 पाई की जो वैल्यू है वो 10 to the power -7 होगी। इसका वैल्यू होता है कितना, 10 to the power -7। तो आप इस 2 को पहले लिख रहे हो 2 into 10 to the power -7 into पाई का वैल्यू कितना है 3.14, n का वैल्यू जो है 100 है, I का वैल्यू जो है आप देख रहे हो कि 3.2 एम्पियर है, डिवाइडेड बाय R का जो वैल्यू है आप देख रहे हो 10 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो 10 into 10 to the power -2 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आता है 2.01 into 10 to the power -3 टेस्ला, है ना। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2.01 into 10 to the power -3 टेस्ला। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2.01 into 10 to the power -3 टेस्ला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर करेक्ट नहीं है, इज नॉट करेक्ट लिखा है।
तो यहाँ पे देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट है फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप, ये तो करेक्ट है। दूसरा है, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये भी करेक्ट है। The larger the number of field lines crossing per unit area, the stronger the magnitude of the magnetic field, ये भी करेक्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स phi is equal to b dot a होता है, तो b is equal to क्या हो जाएगा, phi by a। ये phi क्या है, that is the number of magnetic field lines per unit area। तो यहाँ पर larger the number of magnetic field lines, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर जो है पर यूनिट एरिया अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी होगा। तो ये भी आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी करेक्ट है। चौथा जो आप देख रहे हो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो पहले तीन ऑप्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल करेक्ट है। चौथा देखा जाए क्या कह रहा है, तो यहाँ पर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर इन सर्टेन कंडीशंस। तो सर्टेन कंडीशन में बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वह इंटरसेक्ट करता है, ये गलत है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चंस पे एक बार आइए। यहां पर था which of the following is not correct about the magnetic field lines, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है अगर आप देखो तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर इन सर्टेन कंडीशन, किसी भी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। अगर हम लोग एक बार मैग्नेट की बात करते हैं, सिंपल, अगर एक बार मैग्नेट है इस तरह से, तो ये आपका सपोज करिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में टर्मिनेट करेगा एक्सटर्नली। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ से क्या होगी, नॉर्थ होगी, इनसाइड द बार मैग्नेट। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको सहूलियत हो रहा है इधर साउथ पोल और इधर नॉर्थ पोल देने में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगा और ये साउथ पोल में टर्मिनेट करेगा एक्सटर्नली। लेकिन अंदर में अगर हम लोग देखें तो इसका डायरेक्शन जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। तो यहाँ पे देखिए द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट पूछता है, तो आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड at a place is √3 times the horizontal component. The value of angle of dip at this place जो है वो कितना होगा, बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि BV जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि BV का जो वैल्यू है वह √3 BH है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया है, तो सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि BV इज इक्वल टू √3 BH है। तो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप जो है ये हम लोगों को निकालना है। तो tan डेल्टा इज इक्वल टू, यानी कि जो एंगल ऑफ डीप जो है वो डेल्टा से डिनोट किया जाता है, tan डेल्टा इज इक्वल टू होता है BV बाई BH। तो यहाँ पर देखिए ये √3 BH है डिवाइडेड बाय हमारा BH हो जाएगा, तो BH कैंसिल हो जाएगा, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू हो गया √3, यानी कि डेल्टा एंगल ऑफ डीप जो है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर जो है वो कितना होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है यहां पर अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, यहां पर है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A held with its plane parallel to the field B is। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू क्या होता है NBA cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू क्या होता है NBA cos थीटा। यहां पे देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A held with its parallel, तो अगर उसको पैरेलली रखेंगे तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू पैरेलली रखने से 90 डिग्री हो जाता है। ये आप डिटेल में देखते हैं कैसे होता है।
यहाँ पर याद रखिए पैरेलल रहने से क्या होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए कॉस 90 डिग्री। ऐसा मत समझिएगा कि पैरेलल है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ले लेंगे, है ना। आप मैग्नेटिक फ्लक्स का वीडियो को देखिए, वहां पर किस तरह से पैरेलल होने से थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आता है, ये हमने बताया है। तो यहाँ पर देखो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कोस 90 डिग्री हो गया, और कोस 90 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 होता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। और ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 14 का 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। तो यहाँ पर ये तो सिंपल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है इसके जरिए हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो निकालते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। यहाँ पर हमें राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा सा डिस्कस करें तो सिंपल, अगर हम लोग अपने जो राइट हैंड है अगर उसके 3 फिंगर्स को, कौन कौन से, तो आप देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा 4 फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर बोल सकते हैं, ये आपका सेंटर फिंगर, और ये हो गया थंब। अगर थंब जो है मोशन ऑफ द कंडक्टर की तरफ है, 4 फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, तो यहाँ पर ये जो आपका मिडिल फिंगर है वो इंडिकेट्स करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट को। और यही हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में कि इफ वी स्ट्रेच आवर 3 फिंगर्स, index finger, thumb and middle finger या central finger in such a way that these 3 are mutually perpendicular to each other. If thumb indicates the motion of the conductor, ये thumb जो है indicate कर रहा है motion of the conductor को, ये जो आपका index finger है indicate कर रहा है direction of magnetic field को, तो ये central finger जो है वो direction देता है किसका, induced current का। तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स ईच, प्रत्येक को, प्राइमरी कॉइल को और सेकेंडरी कॉइल दोनों को अगर आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो 2 टाइम्स, देन दैट टाइम जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर देखिए m का वैल्यू जो है वह कितना होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस m इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट n1 n2 a बाई i, म्यू नॉट n1 n2 a बाई i। ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है किस केस में, जब हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो है वो लेते हैं उसके केस में। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग जो है क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं 2 टाइम्स, यानी कि n1 को 2 गुना कर रहे हैं, n2 को भी 2 गुना कर रहे हैं, तो म्यू नॉट 2n1 2n2 a बट्टा i। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, म्यू नॉट n1 n2 a बाई i। तो जो पहले था उससे ये कितना हो जा रहा है, 4 गुना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स ईच द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, बिकम्स 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन जो है वह क्या बोल रहा है, ए 100 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 volt 50 hertz AC सप्लाई, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट जो है वह कितना होगा। तो यहां पर देखिए सिंपल I इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय क्या होगा, R होगा। ठीक है, यहां पर आप देखो R का वैल्यू 100 ओम दिया गया है और जो वोल्टेज है RMS का ये हमारा 220 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड यहां पर करना नहीं है। तो आप देखो ये हो गया हमारा 220 और R का जो वैल्यू है अगर हम लोग देखें तो कितना हो जा रहा है, तो 100 ओम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो R का वैल्यू कितना है, 100 है, तो 220 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 2.2 एम्पियर। राइट, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है
उसका ऑप्शन नंबर 3 में हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि 2.2 एम्पियर है, तो हमारा 2.2 एम्पियर जो है वह करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहां पर देखिए, आमतौर पे जो एलसीआर सर्किट है उसमें हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं, कोस फाई का निकालते हैं, राइट। तो कोस फाई का जो वैल्यू निकालते हैं वो अलग होगा। यहाँ पर टेन फाई का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोस फाई एक्चुअल में क्या है, बी बाई एच है ना, और टेन फाई जो है वो हमारा पी बाई बी हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यहाँ पर टेन फाई का वैल्यू जो है, अगर हम लोग देखें एलसीआर सर्किट में जो फेज एंगल है बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट, तो यहाँ पर टेन फाई का वैल्यू हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बट्टा आर। टेन फाई की वैल्यू जो है इस केस में कितना हो जाता है, तो एक्सएल, यहाँ पर देखिए टेन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी बट्टा आर। तो इन सीरीज एलसीआर सर्किट जो फेज एंगल है बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो टेन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, which of the following electromagnetic waves has the greatest frequency? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है किसकी होगी। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, बार बार बताया हूं, है ना, कि एक सेंटेंस को आपको याद रखना है, और वो सेंटेंस क्या था, तो राम इन विलेज अल्ट्रा XY, राइट। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं RA जो है ये टेंस फॉर रेडियो वेव्स है, M क्या है, माइक्रोवेव्स, IN इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन वेवलेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो वेवलेंथ का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे कम किसका होगा, फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, गामा रेज का। अब देखिए पूछा क्या है, which of the following electromagnetic waves has the greatest frequency? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है किसका होगा, तो ऑब्वियसली किसका होगा, गामा रेज का। तो आंसर जो है करेक्ट होगा हमारा क्या, गामा रेज। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, is used for photography in fog। अगर हम लोग देखें तो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी में फॉग के केस में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग। अगर फॉग में फोटोग्राफी करनी है तो वहां पे इंफ्रारेड वाला जो कैमरा होगा वो आपका बेहतर काम करेगा। तो इंफ्रारेड इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ए वर्चुअल इमेज larger than the object is formed in। तो आप जानते हो कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है, लेकिन वह इमेज जो है वह हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। कॉन्केव मिरर जो है उसकी कैपेबिलिटी जो है दोनों तरह के इमेज बनाने की होती है, और यहाँ पर जो वर्चुअल इमेज बनता है वह कैसा होता है, ऑब्जेक्ट से लार्जर, राइट। तो वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर जो है कौन बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहां पर देखिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज। अगर हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग सिंपल जानते हैं कि एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ होता है, उसी को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में जानते हैं। और आप जानते हो कि अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग, है ना, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस के अंदर रखते हैं तो इमेज जो है वह कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो यहाँ पर वर्चुअल टर्म ना लिख के उसके जगह में इमेजिनरी लिखा है। तो पहली बात, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग फोकस के अंदर रखते हैं,
तो फोकस के अंदर रखेंगे तो कभी भी वो रियल इमेज बनाएगा नहीं, वो कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल। और उसके लिए यहाँ पर टर्म जो है इमेजिनरी यूज किया है, और जो वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज होते हैं वो हमेशा इरेक्ट होते हैं, इन्वर्टेड नहीं होते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, एंड दैट इज इमेजिनरी एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर इंक्रीज करेंगे वेवलेंथ को तो जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वह क्या करता है, इस केस में डिक्रीजेस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यहां पर देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय, ये जो कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी वेवलेट्स का, ये कॉन्सेप्ट जो है हाइजेन ने दिया था, जिसको हम लोग पढ़ते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल के अंदर। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो हाइजेंस जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, two waves whose intensities are in the ratio 9:1 produce interference. The ratio of maximum and minimum intensity will be same question जो है आपको आपके नोट्स में मिलेगा, ठीक है। मैंने एकदम सेम न्यूमेरिकल जो है आपको कराया था, कहा था कि अगर पूछा जाएगा इस चैप्टर से कौन सा न्यूमेरिकल, तो यही न्यूमेरिकल जो है पूछने का ट्रेंड है, यही पूछा भी है, राइट। तो टू वेव्स whose intensity are in the ratio, दो वेव से इंटेंसिटी का रेशियो जो है वह कितना है, 9/1 है। हम लोग क्या जानते हैं कि इंटेंसिटी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं a² बटा b²। तो यहां से a का वैल्यू जो है हमारा, अगर a स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, √9 यानी कि 3 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेशियो पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का, तो सिंपल मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी, यहां पर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a - b का होल स्क्वायर। तो a + b तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर करिए, a - b, ठीक है, तो 3 - 1 2, तो 2 का स्क्वायर करिए, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो यहाँ पर 4:1, ठीक है, यहाँ पर 4:1 जो है हम लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका करेक्ट आंसर जो आपको मिल रहा है वो कहां पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हम लोगों का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अभी आप देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये क्या बोल रहा है, a ray of light is incident on a glass plate at an angle of 60 degree. If the reflected and refracted rays are mutually perpendicular, then the refractive index of the material is. तो ये ब्रिस्टल्स लॉ पे बेस्ड है। हम लोग जानते हैं कि अगर एक रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट होता है पोलराइजिंग एंगल पे, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर अगर कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब है कि ये जो एंगल 60 डिग्री आप देख रहे हो ये पोलराइजिंग एंगल का वैल्यू है, और यहाँ पर इस केस में म्यू जो है वो किसके बराबर होता है, तो 10p के बराबर होता है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही वैल्यू निकालना है, तो म्यू इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। मैंने कहा था कि आपको सिंपल दिया हुआ रहेगा एंगल ऑफ पोलराइजेशन का वैल्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, और देखो यही पूछा है। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो हम जानते हैं √3 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, एंड दैट इज व्हाट, √3, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज √3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है यहाँ पर पूछा गया है which of the following metals has minimum work function, राइट। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम वर्क फंक्शन जो है वो किसका होगा, तो आयरन का जो है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आयरन जो है उसका कितना होता है, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयरन का होता है, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि बुक टू बुक थोड़ा बहुत ये वैरी भी करता है।
कॉपर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉपर का होता है 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉपर का कितना होता है 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये वर्क फंक्शन की वैल्यू है। अगर बेरियम की बात करें तो बेरियम का वैल्यू होता है हम लोगों का 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी वैल्यू जो है कहीं कहीं थोड़ा इधर उधर वेरी कर देता है, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जहां तक सवाल है सोडियम का, तो इसका 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वर्क फंक्शन जो है सोडियम का कितना होता है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखा जाए पूछा क्या है, तो यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज मिनिमम वर्क फंक्शन। तो मिनिमम वर्क फंक्शन किसका होगा सोडियम का। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहां पर देखिए क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट ईच। तो आपने पढ़ा है कि वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट 2m EV होता है, राइट। तो यहां पर रेशियो जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का पूछा है विथ टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। तो यहां पर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का अगर निकाला जाए तो ये अंडर रूट v का क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर ये अंडर रूट ऊपर हो जाएगा v2 और नीचे हो जाएगा हम लोगों का v1। यहां पर देखिए द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। तो यहां पर जो V2 का वैल्यू है उसको पहले लिखना है, यानी कि 36 को पहले लिखना है, फिर 25 को लिखना है। 36 का रूट हो जाएगा 6 और 5 का 25 का रूट जो है वो 5 हो जाएगा। तो यहां पर देखो ऑप्शन नंबर 4 में 6/5 जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है वह क्या कह रहा है इसको देखें। The Bohr models of atoms assumes that the angular momentum of electrons is quantized। तो पहला ऑप्शन जो है अगर हम लोग देखें जो बोर्स मॉडल है एटम्स का यही करेक्ट है। assumes that the angular momentum of electrons is quantized। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन जो है ये इसका सेकंड पॉइंट है। uses Einstein's photoelectric equations गलत होगा। predicts continuous emission spectra for atoms ये भी गलत है। predicts the same emission spectra for all type of atoms जो है ये तो और भी गलत है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है assumes that the angular momentum of electrons is quantized यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है SI यूनिट ऑफ रेडबर्ग्स कांस्टेंट R is। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है रेडबर्ग्स कांस्टेंट जो है RH का वैल्यू मैंने कहा था कि इसको याद रखिएगा। हो सकता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट जो है इसका वैल्यू आपसे पूछा जाए। इसकी वैल्यू होती है 1.09678 into 10 to the power 7 per मीटर। 1.09678 into 10 to the power 7 per मीटर। तो वैल्यू तो नहीं पूछा है यूनिट पूछा है। तो आप देखो ऑप्शन नंबर 3 में हम लोगों को पर मीटर देखने को मिल रहा है। तो पर मीटर जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है मीन लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल इज 100 सेकेंड्स देन इट्स हाफ लाइफ इज। तो क्या होगा तो मीन लाइफ जो है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू कितना दिया गया है 100। अगर हम लोग बात करते हैं मीन लाइफ की तो मीन लाइफ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना दिया गया है 100 दिया गया है। तो यहां पर लैम्डा का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई 100 पर सेकेंड हो जाएगा। लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1 बाई 100 पर सेकेंड। अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू जो है हम लोग क्या जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ पीरियड। ये होता है हाफ लाइफ पीरियड।
तो यहाँ पर पूछा है कि हाफ लाइफ पीरियड जो है कितना होगा। तो यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय, इसको यहाँ ले आए तो लैम्डा यहाँ पर आ जाएगा। अभी लैम्डा का वैल्यू जो है हमने पहले ही निकाल लिया है और ये कितना है 1/100 है, 1/100। तो ये क्या हो जाएगा 0.693 इंटू 100 हो जाएगा। तो आप देखो 69300 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 69.3 सेकेंड, और ये हम लोगों को ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन, दैट इज 69.3 सेकेंड जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है, दैट इज द सिंपल वन। यहाँ पर है इन रेडियम, आप देख रहे हो उसका मास नंबर दिया हुआ है 226 और 88 जो है उसका एटॉमिक नंबर है। तो देयर आर कितना होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखो मास नंबर जो है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो 226 माइनस 88 करना है, ये हो जाएगा 138। तो ये 138 न्यूट्रॉन्स है और यहाँ पर साफ साफ जो है ये जो आप देखते हो 88 जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो 138 न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 226 है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे देखिए रेडियम जो है 226 88 है। तो यहाँ पर सिंपल जो है मैंने कहा कि ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोटॉन्स की संख्या है और ये क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या है। तो ये 88 एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 226 माइनस 88 करेंगे तो 138 आएगा। तो 138 न्यूट्रॉन्स हो जाएगा एंड 88 जो है वो क्या हो जाएगा प्रोटॉन्स हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट आते हैं 33 पे। तो देखिए 33 जो है इसमें क्या है, जीनर डायोड फंक्शंस इन। तो ये तो आपको मालूम ही है, जीनर डायोड जो है बेस्ड होता है रिवर्स बायस कंडीशन पे। ये हमने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशंस में आता है। तो जीनर डायोड फंक्शंस इन रिवर्स बायस कंडीशन, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे देखिए एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। हमने लास्ट कल ही ठीक है एक वीडियो बनाया था, इसमें बताया था कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर होता है m बाई n e स्क्वायर टॉप इंटू l बाई a। ये कंडीशन था किसका, हमने जो बताया था वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है हमने कंडक्टर के केस में बताया था कि अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, रिलैक्सेशन टाइम घटता है यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये कंडक्टर के केस में कहा था, और हमने ये कहा था कि सेमीकंडक्टर के केस में ये जस्ट रिवर्स होता है। तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर के केस में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हमने वहां पर साफ साफ लिख दिया था कि मिनिमम जो है ठीक है 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे और एमसीक्यूज में ही ये 2 क्वेश्चन जो है हमको मिल गए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर क्या होगा, डिक्रीजेस होगा, ठीक है। अगर वहां पर कंडक्टर रहता तो इंक्रीजेस होगा, सेमीकंडक्टर है तो डिक्रीजेस होगा। अब हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, और अंत भला तो सब भला, ये तो सबने करेक्ट किया है मुझे पता है। यहाँ पे देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज एन टाइप यानी कि नेगेटिव टाइप। कब होगा, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पेंटावैलेंट एटम जो है ड्रॉप करना होगा। तो अगर हम लोग एक प्योर सेमीकंडक्टर जो जर्मेनियम या सिलिकॉन का होगा, अगर उसमें हम लोग पेंटावैलेंट एटम ड्रॉप करते हैं तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जो नेगेटिवली चार्ज होता है, दैट्स व्हाई वो एन टाइप एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर जो है फॉर्म करता है। तो ये था हम लोगों का एमसीक्यूज का कंप्लीट सॉल्यूशंस विद डिटेल एनालिसिस। होप सो हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।
इस वीडियो में इतना ही।